बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ा और सेहत के साथ मैं हूँ आयशा शकूर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजर रहा होगा, ढेरों इबादत कर रहे होंगे और उसी के साथ साथ अपने डाइट का भी भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। ये हमारी लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन है जिसमें हम आपकी हेल्थ रिलेटेड, आपके स्किन रिलेटेड क्वेरीज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं और हमारे साथ हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। और आज हमारे साथ डॉक्टर हमाला खान मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि रमज़ान में कोलेस्ट्रॉल लेवल को किस तरह से हम नॉर्मल कर सकते हैं और जो ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं उनको क्या डाइट जो है वो अपनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमाला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। कैसा गुजर रहा है रमज़ान अब? हाँ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी कहाँ तक लेके जाता है, अल्लाह पाक खैर करें। ठीक है जी, लग रहा है कि आपका अभी तक स्टार्ट जो है वही बहुत अच्छा हुआ है। तो आप सबसे पहले तो बता दें कि हम कोलेस्ट्रॉल की, जैसे मैं बात कर रही थी, सबसे पहले बताएं बेसिकली कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल आयशा, इसमें ऐसे होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे पास वो दो तरह का होता है। HDL होता है या LDL और VLDL होता है। अब वो पेशेंट्स जिनकी बॉडी में LDL या VLDL का लेवल ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल रेंजेस से, तो हम कहते हैं कि ये पेशेंट्स जो हैं ये हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क पर हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ एसोसिएट होते हैं, यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल के साथ एसोसिएट होते हैं। HDL जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल के साथ एसोसिएट होता है। तो LDL और VLDL का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो पेशेंट जो होगा वो हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होता कैसे है? क्या बेसिक रीजंस हैं? आपकी डाइट इम्बैलेंस हो जाती है जिसकी वजह से होता है फिर? बिल्कुल, इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉजेज़ बन जाते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें ओबेसिटी, यानी कि अगर आपका वज़न आपके नॉर्मल अमाउंट से, नॉर्मल रेंजेस से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आप किसी न किसी हद तक कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क पर जा सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर रिस्क फैक्टर्स की बात की जाए तो सबसे पहले ओबेसिटी आता है, यानी कि मोटापा। अगर आपका वज़न आपकी नॉर्मल रेंजेस से ज़्यादा चला जाता है तो हम कहते हैं कि पेशेंट ओबीज़ है और अल्टीमेटली कई ना कई बीमारियों के साथ साथ वो हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क पे चला जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा चीज़ डिस्कस की जाए तो वो है जेनेटिक्स। हो सकता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हों या ओबेसिटी के पेशेंट्स हों, जिसकी वजह से फैमिली हिस्ट्री में जब ये रन करता आ रहा होता है, ग्रैंड पेरेंट्स में देखा जाए, पेरेंट्स में देखा जाए, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ऐसे होता है कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन जो रिस्क फैक्टर पे होती है, जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है स्मोकर्स। अगर हम उन लोगों की बात करें जो सिगरेट कंज्यूम कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा चेन स्मोकिंग की तरफ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इस रिस्क पर होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि ड्यूरिंग स्मोकिंग आपकी जो वेजल्स हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती हैं। जब आपकी वेजल्स श्रिंक हो जाती हैं तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो अल्टीमेटली बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सारे जो पेशेंट्स होते हैं ये रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं। ठीक हो गया, तो आपकी ओबेसिटी इसमें आ जाती है, उसके अलावा स्मोकिंग आप में इसमें आ जाती है और अगर जेनेटिकली अगर आपके फैमिली में उसके साथ हो सकता है। डाइट, अगर हम फैटी प्रोडक्ट्स या फैटी ऑयली प्रोडक्ट्स लेते हैं उसकी वजह से भी इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल, ऑयल का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज ऑयल जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अब हम एक कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट की बात करें, क्योंकि रमज़ान आ चुका है और रमज़ान में अगर हम एक कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट की बात करें कि वो कौन सी किस्म की डाइट इस्तेमाल कर सकता है या उसको अपने क्या लेना चाहिए ड्यूरिंग इफ्तारी या सहरी, तो मैं पहले सहरी से स्टार्ट करूँगी। सहरी में अगर एक कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट है जिसका ऑलरेडी डायग्नोज हो चुका है कि इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, तो उसको चाहिए कि वो अपने डाइट में फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और फाइबर्स किन किन प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे? बिल्कुल, अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें फाइबर्स किन किन चीज़ों से मिल रहे होंगे। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आटे का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं लेकिन उसमें से छान निकाल देते हैं, चोकर को रिमूव कर देते हैं। तो कोशिश करेंगे अपने आटे में चोकर और छान को चाहे साफ़ करके दोबारा डाल दें, लेकिन चोकर और छान वाला आटा इस्तेमाल करें। ठीक है, उसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। गंदम का आटा होता है, उसमें फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जब हम उसमें से चोकर या छान को रिमूव कर देते हैं, हमारे पास सफ़ेद आटा या वाइट रोटी, जिसको बहुत सारे लोग कंज्यूम, स्पेशली टीनेजर्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ हमारे पास एक वाइट आटा बच रहा होता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि ऐसा ना करें, वीट वाली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें जिसमें फाइबर्स की अमाउंट ज़्यादा होती है। अब फाइबर की अमाउंट ज़्यादा होने का एक और बेनिफिट ये भी है कि अगर आप सहरी में कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें फाइबर ज़्यादा है, तो वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होने में टाइम लेगी, तो आपको पूरा दिन वो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती रहेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करें जो आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी प्रोवाइड करती रहे। अगर हम वाइट ब्रेड्स या वाइट आटे की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो क्या करेगी, वो फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाएगी और फिर हमारा रोज़ा जो है वो उस तरह से गुजर नहीं पाएगा। अच्छा, ये हमने बात की कार्ब्स की, अब हम बात
करें, प्रोटीन्स की बात करें, तो सबसे पहले सहरी में मैं अंडे का इस्तेमाल ज़रूर रिकमेंड करती हूँ। आप कोशिश करें, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट हैं या आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, आप अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अभी जो मौसम है वो इतना समर नहीं है, इतनी गर्मी नहीं पड़ रही, अंडे का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडे का इस्तेमाल करना पसंद नहीं कर रहे होते ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। वो कोशिश करें कि वो कबाब का इस्तेमाल कर लें। आपके एक हथेली के पोर्शन जितना गोश्त अगर आप लेकर उसका एक कबाब बना रहे हैं, बिल्कुल 1 to 2 टीस्पून ऑयल में, और आप उसका इस्तेमाल करें तो वो भी एक बहुत हेल्दी प्रोटीन डेफिशिएंसी जो है वो उससे भी कम हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको एग जो है वो उस तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। बहुत सारे हमारे टीनेजर्स होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से उन्हें एक्ने इश्यूज़ हो जाते हैं, स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो फिर क्या ऑल्टरनेट डेज पे एग्स को लें? बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि आप ऑल्टरनेट डेज पे एग्स को ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप एग्स या मीट से ही अपना प्रोटीन पोर्शन पूरा करें। एक और इसमें बड़ी बेनिफिशियल चीज़ होती है, वो हम प्लांट सोर्सेज से प्रोटीन्स ले लेते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी किस्म की 2 दालों को मिक्स करके कंज्यूम करें तो आपको एक मीट के पोर्शन जितना ही प्रोटीन प्रोवाइड कर रही होती है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसकी वजह से उनके पास प्रोटीन्स के डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिनको वो कंज्यूम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स को ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आपने ज़्यादा मीट नहीं लेना, तो क्या इस बात में कितनी सदाकत है? वाकई नहीं लेना चाहिए या क्वांटिटी कम रखनी चाहिए? इसमें ऐसे होता है कि आप क्वांटिटी को कम कर दें, ठीक है। जितने आप क्वांटिटी को कम करेंगे या लीन मीट का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी सेहत के पर उतना असर नहीं करेगा जितना आपका हाई फैट कंटेंट वाला मीट असर कर रहा होता है। तो कोशिश करेंगे कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट स्पेसिफिकली अंडे का इस्तेमाल कर लें या प्लांट सोर्सेज इस्तेमाल कर लें। लेकिन जैसे सहरी है और सहरी में आप हम नॉर्मल इंडिविजुअल की भी बात करें कि उसने भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल के रिस्क पर है लेकिन अभी उसको कोलेस्ट्रॉल डेवलप नहीं हुआ, तो वो कोशिश करे कि अपनी प्रोटीन सोर्सेज को पूरा करने के लिए एक मीट का पोर्शन इस्तेमाल कर ले, अंडे का इस्तेमाल कर ले या दालों का इस्तेमाल कर ले। वैसे हमारा बेसिक सिम्टम्स क्या है? जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे, उनको किस तरह से पता चलेगा कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज हो चुका है? क्या कोई टेस्ट होते हैं या आपकी हेल्थ में वो इश्यूज आने लगते हैं? बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि जब हम देखते हैं कि बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो गया, हम कोलेस्ट्रॉल लिपिड अपनी प्रोफाइल चेक करवाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो रिस्क फैक्टर्स पर होते हैं, उनको कहा जाता है कि वो 6 मंथ से एनुअली अपनी लिपिड प्रोफाइल को चेक करवाते रहे, ठीक है, ताकि उनको पता चलता रहे कि उनका LDL और HDL लेवल कहाँ पर जाकर स्टे करे। इसमें रिस्क फैक्टर्स में जो हमने स्मोकर्स की या जेनेटिक्स वाले पेशेंट्स की बात की वो चेक करवाते रहे, लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी चाहिए कि वो एनुअली अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाते रहें ताकि उनको इस बात का पता चल जाए कि वो LDL के लेवल पर कहाँ पहुँच गए। इसी के साथ साथ ओबेसिटी, अगर आपको लग रहा है कि आपका वजन बढ़ रहा है तो आप उसको भी साथ साथ कंट्रोल करते जाए ताकि आप इन सारी मुश्किलात से बच सकें। ओके, फैंटास्टिक। अब हमने सहरी को तो डिस्कस कर लिया, हमारा हमें किस तरह से आपने बताया कि फाइबर्स लेने चाहिए, प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कुछ इफ्तार के। इफ्तार में तो जब तक हम देखते हैं हमारे टेबल पे पकोड़े ना हो, समोसे ना हो, तब तक हमें लगता है कि हम नहीं, हमारा पेट फुल नहीं होगा। तो वो कितने हार्मफुल हैं और उनकी क्या क्वांटिटी रखनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं आज ये बोल दूं कि हमें समोसे, पकोड़े और इन सब चीज़ों को बिल्कुल कट ऑफ कर देना चाहिए, तो ऑब्वियसली कोई इंडिविजुअल जो होता है वो इस तरह से नहीं प्रैक्टिस कर रहे होते। चाहे वो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल वाले हैं या चाहे वो नॉर्मल इंडिविजुअल है, हर पेशेंट जो होता है वो किसी ना किसी तरह से इन चीज़ों को ज़रूर कंज्यूम कर रहा होता है। एग्जैक्टली। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप कितना कंट्रोल रखती हैं? क्योंकि डिस्कस तो हम करते हैं नहीं खाने चाहिए या कम खाने चाहिए, खुद कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, इसमें एक होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी के जितना कंज्यूम कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप उस क्वांटिटी से एक्सीड कर रहे हैं या कंज्यूम ही सिर्फ फ्राइड आइटम्स कर रहे हैं तो वो आपके लिए नुकसानदेह होता है। ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्वांटिटी या पोर्शंस हमेशा मैटर कर रहे होते हैं हर चीज़ के। अब जैसे अफ्तारी का टाइम आता है तो बहुत सारे लोग स्टार्ट ही उसको फ्रिजी ड्रिंक से कर रहे होते हैं, मीठे शरबत से कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन उसका स्टार्ट उससे कर रहे होते हैं। एक नॉर्मल इंडिविजुअल की अगर बात करूँ या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट की बात करूँ तो वो कोशिश करे कि खजूर से ही अपने रोज़े को शुरू करे, बिकॉज ये तो एक सुन्नत भी है और इसके साथ साथ ये आपके हेल्थ बेनिफिट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खजूर से अपने रोज़े को स्टार्ट करें और पानी का जो ग्लास है उससे अपना रोज़ा खोलें। बिल्कुल, और खजूर में आपकी नेचुरल शुगर्स होती हैं, कोई आर्टिफिशियल वो चीज़ें भी नहीं होती। आप उसकी इंटेक पहले अगर कर लेंगे तो आपकी जो शुगर डेफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि सुन्नत भी पूरी हो जाएगी, आपका नेचुरल शुगर, ब्लड शुगर लेवल जो है वो भी कंटिन्यू रहेगा, मेंटेन रहेगा और इसी के साथ साथ आपके हेल्थ बेनिफिट्स पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा होगा। अगर आप खजूर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ आप पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी के अलावा लोग बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। आप पानी के साथ साथ हम कुछ ना कुछ सीड्स
रिकमेंड कर देते हैं। हम कहते हैं कि जैसे रमज़ान में बहुत सारे लोग चिया सीड्स या बेजल सीड्स, तुखे दाऊदी या तुख मलंगा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, अगर आप टॉलरेट कर पा रहे हैं तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इन सीड्स से हमें फाइबर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट मिल रही होती है। तो उनके इंटेक किस तरह से करें? पानी में डाल लें, दूध में डाल लें, योगर्ट में डाल लें, किस तरीके से? इसमें हर इंडिविजुअल का जो होता है वो डिफरेंट होता है कि वो किस तरह से उसको कंज्यूम करना चाहता है। आप ओवरनाइट इसको सोक करके रखें और सुबह जब आप इफ्तारी का टाइम है आप अपने फ्रूट जूस में डाल लें या अपने सादा पानी में डाल के बिल्कुल 1 टीस्पून से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली इसका लेवल 1 टेबलस्पून तक लेकर जाएं, अगर आपसे टॉलरेट हो रहा है तो ठीक है। या आपको उसके साथ साथ आपको ठंडक का एहसास देंगे, आपकी जो एसिडिटी है या बर्निंग का जो फीलिंग होती है उसको कम करने में बहुत मदद देंगे। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि जी हमने पानी को इस तरह से इस्तेमाल करना है। फ्राइड आइटम्स की बात की जाए तो फ्राइड आइटम्स में अगेन मेरा यही मशवरा है कि आप कोशिश करें कि अगर पकोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आप 1 से 2 पकोड़ों का इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप समोसे या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, कोशिश करें वो डीप फ्राई ना हो। आप उनको सौते करके, बेक करके, ग्रिल करके कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसमें आपको डीप फ्राइंग ना करनी पड़े। और अब तो इतनी टेक्निक्स आ गई हैं, आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, क्योंकि डीप फ्राइंग जो होती है वो ज़्यादा हार्मफुल होती है। एग्जैक्टली, मैं यही इसी पॉइंट पाने लगी थी कि अगर हम इसको एयर फ्राई की तरह से यूज़ कर लें तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगेन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में ये टेक्निक या ये एक फैसिलिटी नहीं है, तो उसके लिए यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उसको पोर्शंस में या एक लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करें, तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, नॉर्मली हम ये भी तो देखते हैं, लोग बाज़ारों से ले आते हैं कि चलो इफ्तार का टाइम है, रोज़ा लगा हुआ है, हम नहीं बना सकते, तो बाहर वाली चीज़ें कितनी नुकसानदेह होती हैं? क्योंकि घर पे अगर हम बनाते हैं तो ऑयल भी हमारा फ्रेश यूज़ करते हैं, बाहर का अगर देखा जाए हमें नहीं पता होता कि कितने दिनों से वो ऑन लूप चलता होता है। इसमें ऐसे होता है कि जब हम बाहर से कोई भी चीज़ ला रहे होते हैं तो वो लोग ऑयल को मैक्सिमम टाइम्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसी ऑयल पे वो एक ही चीज़ को बार बार फ्राई कर रहे होते हैं। जब आप ऑयल को रिपीटेडली यूज़ कर रहे होते हैं तो ऑयल का जो कंटेंट है वो उस तरह से नहीं रहता, उसमें ट्रांस फैट्स का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। अब एक बंदा जो है जो सिर्फ इफ्तारी में खा ही फ्राइड आइटम्स रहा है तो क्या होगा कि उसका LDL का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि LDL बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगा, उसने पूरा दिन में कुछ खाया नहीं होगा, एकदम से वो फ्राइड आइटम्स की तरफ आ जाएगा, LDL बॉडी में स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर आप कंज्यूम भी करें तो फिर वही बात आ जाती है कि आप इसको लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करें। ठीक है, तो हमने पकौड़ों का और समोसों का अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो हमें लिमिटेड और कम क्वांटिटी में करना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर मील किस टाइम पर लेना चाहिए? मील से पहले एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, इसमें आप फ्रूट का कंटेंट ज़रूर शामिल करें, अपनी सहरी में भी किसी ना किसी फ्रूट का एलिमेंट ज़रूर शामिल करें। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि वो एक सेब का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर सेब को वो छिलके के साथ इस्तेमाल करें तो फाइबर का कोई ना कोई कंटेंट उनके अंदर जा रहा होता है जो अल्टीमेटली उनकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करता है और बाहर निकाल रहा है। और एग्जैक्टली एप्पल के तो फ़ायदे भी इतने ज़्यादा, और कहा जाता है एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो सहरी में ज़रूर लेना चाहिए। ठीक हो गया। इसके साथ साथ अब इफ्तार की बात की जाए तो इफ्तार में भी बहुत सारे लोगों के घरों में बाकायदा फ्रूट्स का जो है फ्रूट चाट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप उसको क्रीम के बगैर इस्तेमाल करें, उसमें आप किसी किस्म का ऑरेंज या सिट्रिक लेमन का इस्तेमाल करें तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन क्रीम्स या इस तरह की चीज़ों से बचा जाए। आप बिल्कुल हाफ बाउल अपना फ्रूट का ज़रूर इस्तेमाल करें ड्यूरिंग इफ्तारी, क्योंकि ये भी आपको न्यूट्रिशनली बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है, ओवरऑल आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपने फ्रूट का इस्तेमाल कर लिया, आपने पानी का इस्तेमाल कर लिया, अगर आप किसी जूस का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, मीठे का इस्तेमाल करना ही चाहते हैं, तो कोशिश करें कि फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, फ्रीजी ड्रिंक से बेहतर है कि आप फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करें। अगर दूध पीना बहुत ज़्यादा पसंद है तो दूध का इस्तेमाल कर लें। इसके साथ साथ अगर चने पसंद हैं या चना चाट का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप उसको इस्तेमाल कर लें, ताकि आपको फ्राइड आइटम्स की इतनी क्रेविंग ना रहे, आपका जो बेली है या जो स्टमक है वो ऑलरेडी स्टेटाइटी पे आ जाए और आपको फ्राइड आइटम्स की इतनी क्रेविंग ना रहे। एक ये बहुत हेल्दी टिप होती है आपको फ्राइड आइटम से बचाने के लिए। आप क्योंकि इफ्तारी होगी तो बहुत सारे लोग उसी टाइम पे खाना भी स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे यही मैं जानना चाहती थी कि हमारी रूटीन जो है वो इतनी चेंज हो जाती है, गैप आता है 14 आवर्स का तकरीबन, हमने कुछ खाया नहीं होता, और उसके बाद जब हम अपने इफ्तार मेन्यू पे देखते इतनी ज़्यादा डिशेस होती हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम सब खा लें। तो आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। प्रोसेस हमने स्टार्ट किया है, जैसे पहले खजूर से आ गए, फिर आप कोई ड्रिंक ले लें, उसके बाद आपने सजेस्ट किया फ्रूट चाट, तो इंटरवल गैप कितना होना चाहिए आपके मील में या आप जितनी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं? बिल्कुल, इस पर हर इंडिविजुअल का डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की
प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करें। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग आप देखेंगी कि वो स्टार्ट ही पानी से करते हैं और पानी के ही इतने ज़्यादा ग्लास कंज्यूम कर लेते हैं कि वो उसके बाद खाने का दिल ही नहीं करता। वो क्या होगा कि पानी किडनी पर आपका बहुत ज़्यादा एकदम से वजन पड़ना शुरू हो जाएगा, किडनी पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा मसला होगा। इसमें सबसे पहले ये बात है कि आप पानी का इस्तेमाल इंटरवल्स में करें। पानी का इस्तेमाल अफ्तारी से सहरी तक 8 से 10 गिलास ज़रूर करें, लेकिन उसको इंटरवल्स में इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि आप किसी ऐसी ड्रिंक का इस्तेमाल करें जो आपकी एक ही ग्लास से आपकी प्यास को बुझा दे, ठीक है। इसके साथ साथ अब दूसरी बात करें मील्स में, तो कोशिश करें कि अगर आप फ्राइड आइटम्स भी ले ली हैं और आपने फ्रूट वगैरह भी ले लिया तो फिर मगरिब की नमाज का वेट करें और उसके बाद अपना प्रॉपर जो मील है उसको स्टार्ट करें। फिर उस मील में भी बहुत सारे लोग बिल्कुल थोड़ा सा कम सा खा रहे होते हैं, वो भी ठीक है, एक अच्छी प्रैक्टिस, आप उसमें थोड़ा सा खाएं। फिर अपने इशा की नमाज के बाद जब हम तरावी से वापस आते हैं तो हमें दोबारा भूख लग जाती है, तो वो भी एक अच्छा टाइम है, आप उसमें भी अपना खाना कंज्यूम कर लें। लेकिन उसमें ऐसे ना करें कि आपने बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया कि फिर आपको सहरी के टाइम पे कुछ खाने का टाइम नहीं मिलेगा और फिर आपका अगला रोज़ा जो है वो बिल्कुल ठीक से नहीं गुजरेगा। तो इंटरवल जो है वो इस तरह से मेंटेन करें कि पोर्शंस में खाएं ताकि आपको सहरी तक जो है आपका स्टमक फिर से रेडी हो कुछ ना कुछ कंज्यूम करने के लिए। ठीक हो गया। हमारा मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली रमज़ान में भी, क्योंकि आप फास्टिंग में भी होते हैं, और ज़्यादा हार्मफुल आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? मैं अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो स्पेसिफिकली हर प्रोडक्ट को अगर आप पोर्शन में ले रहे हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है, ओके, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका लेवल या लिमिट एक्सीड कर रहे हैं तो वो आपकी सेहत पर ऐसे असरात देगी कि आपको ड्यूरिंग रमज़ान ही वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि हमारे से रोज़ा नहीं रखा जा रहा है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लेथार्जिक बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, थके थके रहते हैं। बहुत सारे लोग अफ्तारी करते ही सो जाते हैं क्योंकि उनका पेट तो भर जाता है लेकिन न्यूट्रिशनली उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, बॉडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं गई होती जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करे। अच्छा, ये बहुत कॉमन चीज़ है, हम देखते हैं कि इफ्तारी करते बाद ही हमें नींद आने लग जाती है, तो वो क्या हमारी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की वजह से होता है? क्योंकि आपने बहुत सारी फ्राइड आइटम्स या इस तरह की चीज़ें कंज्यूम की होती हैं जो आपके पेट को तो भर देती हैं लेकिन आपकी बॉडी को फुलफिल नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और हमें फिर नींद आ रही होती है या हम सोच रहे होते हैं कि बस अभी सो ही जाएं तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। अच्छा, प्रोडक्ट्स जो अवॉइड करने की बात है तो इसमें सबसे पहले आप हमेशा ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जिसमें ऑयल्स का इस्तेमाल, ठीक है। ऑयल्स का कंटेंट जिसमें भी ज़्यादा है आप कोशिश करें कि आप उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दें, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लें, अपने पानी को जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, फ्रूट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लें। फैटी प्रोडक्ट्स जिसमें मीट आ जाता है या डिफरेंट ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसका इस्तेमाल आप एक लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप इसका इस्तेमाल एक लिमिट से ज़्यादा कर लेंगे तो उनको कम कर दें। स्पेसिफिकली फ्राइड आइटम्स की बात करती हूँ क्योंकि उनका लेवल कम करके अगर आप फाइबर्स का लेवल बढ़ा देंगे तो आपका रमज़ान बहुत स्मूथली और बहुत अच्छा गुजरेगा। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त टिप्स दे रही है। मुझे बताएं कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप भी होता है या किसी भी एज में आपको स्टार्ट हो सकता है आपके ये इम्बैलेंस की वजह से? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपको किसी भी एज में स्टार्ट हो सकता है। स्पेसिफिकली रिस्क फैक्टर वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इस रिस्क पर होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल की भी बात की जाए तो अगर वो थ्रू आउट द डे फैटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ही कर रहा है या ऑयली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ही कर रहा है या फिर ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल कर रहा है जो उनकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, तो फिर इस तरह से होता है कि आपको किसी भी एज में कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वो अल्टीमेटली फिर आपको डिफरेंट डिजीज़ में और डिफरेंट मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, वैसे ये हो सकता है हमारा कि हमारे जो टीनेजर्स होते हैं ऑब्वियसली वो उसी एज में जब वो इतना कंज्यूम करते हैं ऑयली प्रोडक्ट्स को या अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते तो उनमें ज़्यादा चांस होते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होने। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें मैं इन टीनेजर इंडिविजुअल्स को यही मशवरा दूंगी कि नॉर्मल लाइफ में या रमज़ान में अपने फाइबर की इंटेक भी उतनी ही ज़्यादा कर लें, यानी कि अपने डेली लाइफ में फ्रूट्स का इस्तेमाल, सीड्स का इस्तेमाल, सब्जियों का इस्तेमाल भी उतना ही ज़्यादा कर दें ताकि उनका अगर ऑयल किसी तरह से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जमा भी हो रहा है तो ये फाइबर्स क्या करेंगे उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा देंगे। एक्जैक्टली। और हमारी जो यंग जनरेशन है ये जो आजकल फास्ट फूड के पीछे लगी हुई है ना, इसकी वजह से ज़्यादा उनके हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। तो फास्ट फूड कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ऑब्वियसली हम सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कितनी उसके इंटेक को कंट्रोल रखना चाहिए और उसके क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। फास्ट फूड और जंक फूड की अगर बात की जाए तो उसकी कंजम्पशन ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल को नुकसान पहुंचा रही होती है, ठीक है। लेकिन उसकी कंजम्पशन अगर आप फिर वही बात आ जाती है लिमिटेड अमाउंट में कर रहे हैं, पोर्शंस में कर रहे हैं या रेयरली कर रहे हैं, ओकेजनली कर रहे हैं तो वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रही होगी। लेकिन अगर आप इसकी अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसे थ्रू आउट द डे आप बाहर से ही खाना खा रहे हैं, थ्रू आउट द डे आपको बर्गर्स, पिज़्ज़ाज या इस तरह की चीज़ें ही अट्रैक्ट कर रही हैं तो वो आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा मनफी असरात देती हैं। इसलिए कोशिश करें कि इसकी अमाउंट को लिमिट कर लें। मैं फ़िलहाल तो इतना ही बताऊँगी कि इसकी अमाउंट लिमिट हो जाए तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि हम इसको थ्रू आउट कट ऑफ कर दें। आप ज़रूर कंज्यूम करें लेकिन आप
इसको एक लिमिट में कंज्यूम करें। एग्जैक्टली जी, वही बात है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हम रोज़े की हालत में होते हैं, अपने नफ्स पर काबू कर रहे होते हैं, उसी के साथ साथ हमें अपने पेट पर भी काबू रखना चाहिए कि हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स लें, ऐसी ग़िज़ा खाएं जो हमारे लिए हेल्दी हो और हमें साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम हो। क्योंकि मोस्टली यही देखा जाता है कि रमज़ान जब इतना हमारा साइकिल जो है वो चेंज हो जाता है, हम रात को जागते हैं और दिन में भी लोग सो रहे होते हैं, जो काम भी कर रहे होते हैं, ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही होती हैं, उसकी वजह से आपके इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी आ जाते हैं, आपकी डाइट चेंज होने की वजह से आपको प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं। हमारा मुझे ये बताएं कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से फिर रमज़ान में अपनी रूटीन को सेट करना चाहिए? बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए कि वो हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल हार्ट पेशेंट्स या कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स के लिए हम फाइबर्स का इस्तेमाल ही बढ़ा देते हैं। वो अपने मीट क्वांटिटी को कम कर लें, अपने प्रोटीन्स जो होते हैं वो दालों से पूरा करने की कोशिश करें या अंडों से पूरा करने की कोशिश करें। अपनी सब्जियों में वो हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अपने जो फ्रूट कंटेंट है उसमें छिलकों के साथ फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और अपने दूध में या डेयरी प्रोडक्ट्स में वो कोशिश करें कि बलाई के बगैर दूध का इस्तेमाल करें, ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी मेंटेन रहे और बॉडी को इतना फंक्शन ना करना पड़े, इतना वर्कआउट ना करना पड़े। इसके साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे कि हम बात करें फाइबर्स वाली, इसका इस्तेमाल करें ताकि वो इजीली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके और वो थ्रू आउट द डे डाइजेस्ट होती रहे, ताकि आपको एनर्जी भी मिलती रहे और आप इन चीज़ों से भी बचे रहें। अच्छा, वैसे भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे कि बलाई के बगैर दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, तो जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं ये भी हार्मफुल होती हैं कोलेस्ट्रॉल वाली पेशेंट्स के लिए? अगर आप बलाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, क्रीम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें तो उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो कोशिश करें एक वो इंडिविजुअल्स जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, जो अपने वज़न को कम करना चाह रहे हैं, या कोलेस्ट्रॉल वाले इंडिविजुअल्स जो हैं, या हार्ट पेशेंट्स वाले इंडिविजुअल्स, या डायबिटीज़ वाले जो इंडिविजुअल पेशेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपने हमेशा जब भी दूध का इस्तेमाल करें या तो वो लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें, या अगर घर में बना दूध है तो उसके ऊपर से बलाई को अच्छे तरीके से रिमूव करके उसका इस्तेमाल। ठीक है, तो बटर क्या मक्खन का इस्तेमाल करना चाहिए या उसको भी नहीं करना बिल्कुल चाहिए? उसको भी ओकेजनली आप एक लिमिटेड अमाउंट में हर इंडिविजुअल अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशंस के मुताबिक इस्तेमाल करें। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। हमारा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कोशिश उनकी ये होती है कि रमज़ान में वो अपना वेट लूज़ करें, ठीक है। अब बहुत सारी डाइट्स कोशिश ये करते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, फास्टिंग में भी होते हैं, तो वो नहीं कुछ खा रहे होते और इफ्तार के बाद भी उनकी ये कोशिश होती है कि हम बहुत लिमिटेड लें। तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी कितनी ज़्यादा हो सकती है? और डाइट को बेहतर तरीके से रखने के लिए ऑब्वियसली हमने कहा कि हमें फाइबर इंटेक करनी चाहिए, प्रोटीन्स लेनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट अपना लूज़ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं खाते, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है? ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है कि अगर आप इतना ज़्यादा अपने वेट को लेके कंसर्न हो जाएं कि आप खाना ही छोड़ दें, तो ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमेशा हर पेशेंट जो वेट लूज़ करना चाह रहा है, ड्यूरिंग रमज़ान करना चाह रहा है, वो कोशिश करे कि अपनी लाइफ में खाने के अमाउंट को प्रॉपर कर ले जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ वो किसी ना किसी किस्म का लेमन वाटर इस्तेमाल कर लें, इस तरह की चीज़ों को अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। फ्राइड आइटम से थोड़ा सा परहेज़ करें, अगर कहीं ना कहीं दिल कर रहा है तो कोशिश करें कि बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करें। अपने रोटी या चावल का इस्तेमाल जो है वो एक पोर्शन में करें, लीन मीट्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, चीनी वाली चीज़ों से बच कर रहे, तो वो अल्टीमेटली क्या होंगे, अपने वज़न को बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। विटामिन डेफिशिएंसी जो है उनको कंट्रोल करना चाहिए और हमारा ने बहुत अच्छी बात की है कि आप अगर डाइट करना भी चाहती हैं, उसके अलावा प्रोडक्ट्स खाना भी चाहते हैं, चाहे वो ऑयली प्रोडक्ट्स हो जाए या कुछ भी, लेकिन एक लिमिट में रख कर खाएँ, बिकॉज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप हर चीज़ को एक प्रॉपर पोर्शन में लेकर इस्तेमाल करेंगे तो आपके जितने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच हमारा फॉर गिविंग अस योर टाइम। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। इसी के साथ साथ नाजरीन, रोज़ और सेहत से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।